Assalamualaikum dear students. Today is our third lecture about chapter number 2 and we will study today crystallization. Last time आपने एक वीडियो देखी थी crystallization से मुतालिक. I hope so आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा crystallization में क्या करते हैं हम. ठीक है, तो आज हम उसको डिटेल से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको स्टेप्स बता दूं हमने क्या क्या देखना है. प्रिंसिपल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन की, और फिर इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें एक सोल्यूशन तैयार करना होता है, उसके लिए सॉल्वेंट की सिलेक्शन कैसे करनी होगी या एक आइडियल सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. थर्ड नंबर पे हम ये देखेंगे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं क्रिस्टलाइजेशन में और उनको कैसे फॉलो किया जाएगा. और लास्ट ऑफ ऑल एक एडिशनल स्टेप बाज़ हमें करना पड़ता है, डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स. ठीक है, एक और टॉपिक भी हम लास्ट में सब्लिमेशन को भी टच करेंगे. तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है. क्रिस्टलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन by increasing its concentration above the saturation point in such a manner that the excess solid separates out in the form of crystals. यानी कि हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है और उसको सैचुरेशन पॉइंट तक हॉट करके लेकर आना है, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करके. अब ये सॉल्यूट इम्प्योर होगा. जब हम इसको कोल्ड करेंगे तो एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, जिसको क्रिस्टलाइजेशन की मदद से सेपरेट कर लिया जाएगा. इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसके अंदर प्रिंसिपल ये है कि जो सॉल्यूट है वो सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर हाई टेम्परेचर पर एक हमेशा ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जिस तरह घर में आप चीनी को डिज़ोल्व करते हैं पानी के अंदर, तो चीनी पानी के अंदर रूम टेम्परेचर पे कम डिज़ोल्व होती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी ज़्यादा अमाउंट आप डिज़ोल्व कर पाते हैं, लेकिन वापस ठंडा करने पर जो एक्सेस अमाउंट आपने डिज़ोल्व की थी वो क्रिस्टल्स बनकर बाहर आ जाती है. तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, सॉल्वेंट्स क्या चाहिए हो सकते हैं. तो सॉल्वेंट हमने जो चूज़ करना होता है तो उसके लिए बेसिक जो एक मेथड है वो तो हिट एंड ट्रायल बेसिस है, लेकिन हमें बहुत सारी और बातें जहन में रखनी चाहिए एक सॉल्वेंट को सेलेक्ट करते हुए कि फर्स्ट ऑफ ऑल के जो सॉल्वेंट है वो बहुत सारे सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व करता हो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर. ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो कम जिस सॉल्यूट को आप डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं उसको ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व करता हो, और रूम टेम्परेचर पर वो कम अमाउंट में डिज़ोल्व करता हो उसी सॉल्यूट को. ठीक है, और दूसरी बात कि वो किसी और सॉल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे. हो सकता है आपकी जो इम्प्योरिटी मौजूद है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाए, तो ऐसा सॉल्वेंट हमें नहीं चाहिए होगा. आइडियली हमारा सॉल्वेंट जो है वो किसी भी इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए. थर्डली कि या तो वो मतलब कि ईजीली इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व कर ले, और या फिर इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल्स में शामिल ना होने पाए, ऐसा सॉल्वेंट हमें चूज़ करना है. फोर्थ पॉइंट के जब हम ठंडा करें इस सॉल्यूशन को तो फिर जो क्रिस्टल्स हमारे पास आए वो प्योर कंपाउंड के, वो वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल हों और सॉल्वेंट उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में ना हो. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल होना चाहिए. और लास्ट ऑफ ऑल के इसको ये हमें यूज़ करते हुए सेफ हो, डेंजरस ना हो हमारे लिए, और इसको इजीली रिमूव किया जा सके. ठीक है, अब आम तौर पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो हम ज़्यादातर जगहों पर वाटर ही यूज़ कर रहे होते हैं. इसकी जगह और कौन से सॉल्वेंट्स हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, उनमें ये लिस्ट आपके पास मौजूद है. एसीटोन है, वाटर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, रेक्टिफाइड सिपरेट यानी कि 95% एथेनॉल, एसिटिक एसिड है, पेट्रोलियम ईथर है, एब्सोलूट अल्कोहल है या एथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है और डाइथाइल ईथर है. इसके अलावा बाज़ औक़ात हम मिक्सचर भी यूज़ कर रहे होते हैं सॉल्वेंट्स के बाद एक ही सॉल्वेंट हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता जब, तो हम दो या दो से ज़्यादा मिक्सेबल सॉल्वेंट्स को डिज़ोल्व करके आपस में मिक्स करके हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं और उसको यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के तौर पर. इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने कोई इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट चूज़ किया है अगर जिसको आग लग सकती है, तो आपको हीटिंग प्रोसीजर के दौरान वाटर बाथ यूज़ करना होगा लाजमी तौर पर, ताकि वो उसके फ्यूम्स आग ना पकड़ सकें.
अच्छा, जब हमने सोल्यूशन तैयार कर लिया तो अगला हमारा जो मरहला होगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि अब हमने उसको सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ, फिर उसको हीट किया और मज़ीद सॉल्यूट को ऐड किया सैचुरेशन पॉइंट तक। ठीक है, यानी कि मज़ीद जब आपने बॉइलिंग स्टेज तक ले आए उसको और मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो गया, तो अब आपके पास ये सोल्यूशन सैचुरेटेड पॉइंट पर आ गया, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया। अब इसको हॉट स्टेट में ही अगले स्टेप की तरफ लेके जाना है, यानी कि फिल्ट्रेशन करनी है। उसके लिए आप नॉर्मल फिल्टर पेपर, फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक ऐसी फनल होती है जो डायग्राम में दिखाई गई है, इसको हम हॉट फनल कहते हैं। ठीक है, अब ये हॉट फनल जो है इसके बाहर एक जैकेट सी होती है जो इसको हॉट रखती है। ठीक है, ताकि कि प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ना हो, यानी कि रूम टेम्परेचर की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से अगर वो सोल्यूशन ठंडा हो रहा है तो उसके अंदर पहले से ही क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं, तो वो सारे हमारी इम्प्योरिटीज़ के साथ ही सेपरेट हो जाएंगे। तो हमें इसको बचाना है कि पहले क्रिस्टलाइजेशन ना होने पाए। तो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब हम फिल्टर करेंगे, इम्प्योरिटीज़ हमारी फनल पे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी, जिसको रेजिड्यू कहेंगे, और नीचे जो हमारे पास लिक्विड आएगा, सोल्यूशन आएगा, दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट को हमने ठंडा करना है, कूलिंग स्टेप करेंगे हम। कूलिंग के लिए हमें मीडियम स्पीड के साथ मीडियम रेट पे हमने कूल करना है, ताकि हमें मीडियम साइज क्रिस्टल्स मिले। अगर हम इसको फास्ट कूलिंग करेंगे तो बहुत छोटे साइज के क्रिस्टल्स बनेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इसको स्लो कूलिंग करेंगे तो उससे क्रिस्टल्स तो बड़े साइज़ के मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर सॉल्वेंट भी कंसिडरेबल अमाउंट में मौजूद होगा और साथ में इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें उसको ड्राई करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मीडियम रेट पर या मॉडरेट रेट पर इसकी कूलिंग की जाती है। उसके बाद अब जब हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन हो गई, क्रिस्टल्स डेवलप हो गए, तो अब क्रिस्टल्स को सेपरेट करना है हमें मदर लिक्विड से। मदर लिक्विड वो सोल्यूशन है, यानी वो कुछ लिक्विड पार्ट जो अब क्रिस्टल्स के अंदर भी मौजूद है, उसको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन करेंगे। लेकिन अब की बार हम फिल्ट्रेशन गूश क्रूसिबल से करेंगे, वैक्यूम पंप लगाकर, जिस तरह ये डायग्राम में आपको शो किया गया है। ये वैक्यूम पंप है और वैक्यूम पंप को अटैच किया गया इस रिजर्वायर के साथ, जिसके ऊपर हमने गूश क्रूसिबल लगाया हुआ है। गूश क्रूसिबल पे जब हमने अपने क्रिस्टल्स वाला जो पूरा मटेरियल था वो डाल दिया, तो अब उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद है, मदर लिक्विड मौजूद है, वो बहुत ही कम अमाउंट में है। तो हम इसको कॉर्क से प्रेस करके अच्छी तरह से इसमें से वो ड्रेन कर लेंगे लेफ़्ट ओवर लिक्विड। और अगर इसके अंदर वो हमें अभी भी मौजूद है, शक है कि इसके अंदर मौजूद होगा अभी भी, तो उसको वॉश किया जाता है। यानी हम सॉल्वेंट की कुछ मिकदार लेकर दोबारा इसी जो ऊपर हमारे पास क्रिस्टल्स मौजूद हैं उन्हीं के अंदर डालेंगे, और बार बार ऐसे करने से ये अच्छी तरह वॉश हो जाएंगे, यानी इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ या फिर सॉल्वेंट मौजूद है, लेफ़्ट ओवर सॉल्वेंट, वो सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास क्रिस्टल्स आ गए तो अब ये ड्राई नहीं है अभी, तो इनको एवेपोरेट करना है, ताकि मदर लिक्विड जो थोड़ा बहुत इसमें बाकी है वो एवेपोरेट हो जाए। ठीक है, और फिर दोबारा इसको ठंडा करने पर हमें क्रिस्टल्स मिल जाएं। जब हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स आएंगे। बार बार रिपीट करने के लिए मतलब कि यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन जो हम बार बार करेंगे, उसकी मदद से हमें इंश्योर होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% प्योर होगा। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, के जो क्रिस्टल्स हमें हासिल हुए अब उनको ड्राई करना है। इसके 2-3 तरीके हैं। पहला मेथड तो ये है कि फ़िल्टर पेपर के फोल्ड्स के अंदर ही आप इनको ड्राई करें। ये प्रोसेस बहुत आसान है। कई फोल्ड्स लेकर फ़िल्टर पेपर के उनके अंदर क्रिस्टल्स को रखकर उनको प्रेस किया जाता है तो वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान कि आपका जो फ़िल्टर पेपर के है रेशियो होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो कंटेमिनेट कर देते हैं आपके प्रोडक्ट को। दूसरा ये कि वो क्रश हो जाते हैं, क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत फाइन पाउडर में बदल जाते हैं, उनकी अपनी शेप बरकरार नहीं रहती। दूसरा मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं इसकी बजाय वो है कि अवन के अंदर ड्राई कर लें। अवन में आप उसी वक्त ही ड्राई कर सकते हैं किसी सब्सटेंस को, ऐसे क्रिस्टल्स को जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट ना हो या फिर डिकम्पोज ना हो। ठीक है,
तो तीसरा मेथड हमारे पास आ जाता है वैक्यूम डेसिकेटर का, कि अगर हम पहले दोनों मेथड यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास सबसे सेफ मेथड जो है वो वैक्यूम डेसिकेटर है। वैक्यूम डेसिकेटर इस तरह का एक अपरेटस होता है, ये एक सिंपल डेसिकेटर है, इसके साथ अगर वैक्यूम पंप अटैच कर दिया जाए तो ये वैक्यूम डेसिकेटर कहलाएगा। इसके अंदर नीचे जो एक ट्रे मौजूद है उसके अंदर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई सा भी लिया जा सकता है, लाइक कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है, इनमें से कोई भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और ऊपर जो यहाँ पे ये आपको वॉच ग्लासेस नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर आप अपना क्रिस्टल्स ड्राई होने के लिए रख देते हैं, तो ये चंद घंटों के अंदर जो सारा इनका जो मॉइस्चर है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्जॉर्ब कर लेगा और ये ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। बाज़ औक़ात ये होता है कि क्रिस्टल्स जब तैयार हुए, ड्राई हुए, तो हमारे सामने जब आते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई कलर हमें अपीयर वो नज़र आता है। अनडिज़ायरेबल कलर को रिमूव करने के लिए हमें एक एडिशनल स्टेप करना होता है, ठीक है, डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स। इस स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली हमने वही सॉल्वेंट दोबारा लेना है जो हमने स्टार्ट में लिया था, उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को दोबारा डिज़ोल्व करना है और इसको बॉयल करना है अलॉन्ग विथ फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल। ये चारकोल के साथ जब आप चंद मिनट इसको बॉयल करेंगे तो ये सारा कलर एड्जॉर्ब कर लेगा, अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो फिर आप फिल्टर करके अपने जो हॉट सोल्यूशन है उसको सेपरेट करेंगे और दोबारा उसकी कूलिंग करेंगे और क्रिस्टलाइजेशन करेंगे और उन क्रिस्टलाइजेशंस को दोबारा फिल्टर करके ड्राई कर लेंगे। अब आपके जो क्रिस्टल्स होंगे वो बिल्कुल कलरलेस क्रिस्टल्स होंगे या फिर उनके अंदर कोई अनडिज़ायरेबल कलर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन के सारे स्टेप्स हो गए। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन बाज़ औक़ात आपसे पूछा जाता है, व्हाई देयर इज़ अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट, कि हमने जो आपने प्रोडक्ट लिया उसको क्रिस्टलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, कि बाज़ औक़ात होता है कि मतलब कि क्यों ये किया गया प्रोसेस, हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, वो 95% या 97% ऑलरेडी प्योर था, तो हमें इतना ज़्यादा उसको ड्यूरेशन, हमें टाइम ड्यूरेशन भी लगा, कॉस्ट भी आई हमारी, तो बेशक सिंपल प्रोसीजर है लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो इसका आप आंसर ये दे सकते हैं कि बाज़ औक़ात केमिकल कंपाउंड जब हमने प्रिपेयर करने होते हैं तो उनके अंदर क्रूड प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता होता है, लेकिन जो क्रूड प्रोडक्ट होता है उसमें कुछ सॉलेबल और इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज़ मौजूद हो सकती हैं। अब इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज़ को तो सिंपली आप फिल्ट्रेशन की मदद से रिमूव कर सकते हैं, वही फिल्ट्रेशन के मेथड्स जो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, लेकिन जो सॉलेबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम सिंपल फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं कर सकते, उनके लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है हमें ये एक तो 100% प्योर प्रोडक्ट देगी, दूसरा ये कि हमें ज्योमेट्रिकल शेप के, प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप के, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप के क्रिस्टल्स हासिल होंगे, ठीक है, जो कि मतलब कि ज़ाहिर है बहुत फाइन लगेंगे। अगला छोटा सा टॉपिक और है जो मैं आपको साथ ही करवाना चाह रही हूँ, दैट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन शायद आपने मैट्रिक में भी किया है और शायद आपको याद भी हो। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सॉलिड को हीट किया जाता है और वो बग़ैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, या इसका उलट कह लें कि अगर हम वेपर्स को लें और उसको ठंडा करें तो वो बग़ैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए, कंडेंस हुए बग़ैर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप इसी तरह लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच a solid when heated vaporizes directly without passing through the liquid phase and these vapors can be condensed to form the solid again is called sublimation, ठीक है। ये प्रोसेस भी प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन किन सॉलिड्स के लिए की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, सिर्फ वही सॉलिड्स जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। वो कौन से सब्सटेंसेस हैं, वो बेंजोइक एसिड है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड एंड ड्राई आइस या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपके लिए इतने ही काफ़ी हैं, ठीक है। इसके अंदर आप दो टर्म्स पढ़ेंगे, सब्लिमेंट और सब्लिमेट। सब्लिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसकी हम सब्लिमेशन करने जा रहे हैं, और जो क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल्स आपको सब्लिमेशन के बाद हासिल होंगे, दे आर कॉल्ड सब्लिमेट, ठीक है। तो करना क्या है, आपने इस तरह से एक
आपने अपरेटस लेना है जिसमें नीचे आपके पास सैंड बाथ होगा, यानी एक बड़ी चाइना डिश के अंदर आपने सैंड डाली हुई होगी, उसके अंदर आप वॉच ग्लास रखेंगे, वॉच ग्लास के ऊपर आपका मिक्सचर या फिर वो कंपोनेंट मौजूद होगा जिसको आपने प्योरीफाई करना है, यानी कि सप्लीमेंट मौजूद होगा। ठीक है, अब सप्लीमेंट के ऊपर आप इन्वर्टेड फनल रखेंगे और इन्वर्टेड फनल के जो है स्टेम का ओपनिंग उसको भी कवर करेंगे गीली कॉटन से, वेट कॉटन से, और उसकी साइड्स को भी आप वेट कॉटन से कवर करेंगे ताकि जो हीट करने पर जो सॉलिड के वेपर्स बनेंगे वो इस कोल्ड सरफेस पे आकर जब टच करेंगे इन्वर्टेड फनल की कोल्ड सरफेसेस पर तो वो आकर यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाएंगे और क्रिस्टल्स बना लेंगे। ठीक है, फिर इनको यहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस है। अगर किसी ने मैट्रिक में आप में से किसी प्रैक्टिकल्स किए हों तो ये वहाँ प्रैक्टिकल्स में भी था, और ये बहुत सिंपल सा और इजी प्रोसेस है, यू कैन डू इट एट होम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।